पाठ की ओर। नमस्कार। कक्षा 10 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपनी पूर्व कक्षा में संचयन पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 सपनों के से दिन, जिसके लेखक है गुरदयाल सिंह, उसको पूर्णता की ओर ले गए। आज हम अपनी स्पर्श की पाठ्य पुस्तक के अंतिम पाठ गद्यांश भाग के कारतूस पाठ का अध्ययन करने जा रही हैं, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर। ध्यान से हबीब तनवीर के जीवन परिचय का ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, जिसमें इनके वास्तविक नाम से भी आपको परिचित करवाया जा रहा है और साथ में वास्तविक नाम के अलावा इन्होंने किस तरह से हिंदी नाट्य रंगमंच को प्रतिष्ठित किया, हिंदी के अंदर नाटकों की रचना की, उसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया, यानी उसको जो है थिएटर्स में किस तरह से प्ले करवाते हैं, उस प्ले करवाते समय कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, वो जो अभिनेता हैं उन्होंने किस तरह से वो रोल प्ले किया, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया है हबीब तनवीर का जन्म सन 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। इनका पूरा नाम था हबीब अहमद खान, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिया गया है, आप इसे नोट कीजिए। हबीब तनवीर का पूरा नाम था हबीब अहमद खान। जब भी ये अपनी रचनाओं का प्रकाशन करते थे तो तनवीर के नाम से करते थे, इसीलिए हिंदी साहित्यिक जगत में इन्हें हबीब तनवीर के नाम से जाना गया। इनकी रुचि थी नाट्य रंगमंच में और इसी कारण जब इन्होंने 1944 में नागपुर से अपनी स्नातक यानी ग्रेजुएशन पूर्ण की, उसके बाद ब्रिटेन की एक एकेडमी है जिसका नाम दिया गया है ब्रिटेन की नाटक अकादमी, वहां से नाट्य लेखन का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन चले गए और उस कोर्स को करने के बाद जब वो दिल्ली लौटे तो दिल्ली में 1959 यानी 1959 को इन्होंने पेशेवर रूप से एक नाट्य रंगमंच की स्थापना की, यानी प्रोफेशनल तौर पे इन्होंने नाट्य रंगमंच की स्थापना की और उसी के माध्यम से वो अपने नाटकों को एक बढ़िया प्रकाश, ध्वनि और साज सज्जा के रूप में वहां पर प्रस्तुति करवाते थे, उसका मंचन करते थे। यानी उस समय हमारे भारत के अंदर नाट्य रंगमंच की स्थापना नहीं हो पाई थी और नाट्य रंगमंच की स्थापना में हबीब तनवीर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बताया जाता है कि हबीब तनवीर न केवल नाटककार थे, कवि थे, पत्रकार थे, नाट्य निर्देशक थे, बल्कि अभिनेता के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इन्होंने अपनी नाटक रचना और नाट्य निर्देशन के कारण कई पुरस्कार भी प्राप्त किए, जिनमें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री भी शामिल है। इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण नाटक, जिसका पहला नाम है आगरा बाजार, दूसरा है चरणदास चोर, तीसरा है देख रहे हैं नैन और चौथा है हिरमा की अमर कहानी, ये इनके द्वारा लिखित भी है और इनके द्वारा निर्देशित भी है। समझ रहे हैं कि नाट्य रंगमंच पर जो निर्देशन किया जाता है वो भी इन्होंने किया और पूरी इस नाटक की स्क्रिप्ट भी इन्होंने ही लिखी। इन्होंने कई दूसरे नाटकों का ट्रांसलेशन भी किया, अनुवाद भी किया, ठीक है, नया कन्वर्सन भी निकाला। तो उन नाटकों के नाम है वसंत ऋतु का सपना, शाहजहांपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस। इन सारे नाटकों का इन्होंने आधुनिक रूपांतरण भी किया और इसी तरह हिंदी साहित्य जगत की सेवा करते हुए सन 2009 में ये संसार लोक को विदा कह गए। बात आती है पाठ के परिचय की। तो आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान ने 200 वर्ष की गुलामी सहन की थी, किसके अधीन रह करके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रह करके। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर किस कारण से प्रवेश कर पाई थी और वास्तव में इसका मकसद क्या था, ये सारी चीजें यहाँ पर उद्धृत की गई है कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए थे, शुरू में व्यापार करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार के नहीं थे, बल्कि उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू किया। जब उनकी वास्तविक नीयत उजागर हुई तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास शुरू किए गए। अब आपको सभी को पता है कि इन प्रयासों में सबसे पहले एक क्रांति घटित हुई जो 1857 की क्रांति थी, यानी 1857 की क्रांति से पूर्व भी क्रांति के बीज जो है वो अंकुरित होने लगे थे, यानी धीरे धीरे छोटी मोटी क्रांति की घटनाएं, विद्रोह की घटनाएं वो अपना नया रूप लेने लगी थी। कुछ ऐसी ही एक घटना इस पाठ में वर्णित है और कुछ ऐसे ही
उस विद्रोही व्यक्ति का भी नाम दिया गया है जिसके मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। वो और कोई नहीं था बल्कि अवध के शासक का पुत्र वजीर अली था। तो देखिए इस पाठ में भी एक ऐसे ही जांबाज के कारनामे का वर्णन है जिसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला ये दिलेर इतना बहादुर था कि शेर की मांद में घुसकर उससे दो दो हाथ करने की हिम्मत ही नहीं रखता था, बल्कि वह उसके मुंह से निवाला छीनने की भी ताकत रखता था। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन वजीर अली ने किया कि वो न केवल कर्नल के खेमे में प्रविष्ट हो पाया बल्कि कर्नल के हाथों से ही कारतूस बरामद करके अपना वास्तविक परिचय देके वहां से रवाना हो गया। यानी मुख्य पात्र कौन है? वजीर अली। इसके अलावा कौन सा पात्र है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्नल जिसका नाम दिया गया है कर्नल कॉलिंज। दूसरा कौन है? कर्नल का एक चापलूस है, पिछलग्गू है, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट। और लेफ्टिनेंट और कर्नल के खेमे के बाहर जो उनको सुरक्षा दे रहे हैं वो है सिपाही। उनसे मिलने के लिए जो व्यक्ति आता है उसका नाम दिया गया है सवार, जो घोड़े पर सवार होकर के आता है, सवारी करके आता है। तो देखिए कारतूस क्या है? एक एकांकी है। ध्यान दीजिएगा और लिख लीजिएगा कि हिंदी साहित्यिक विधा में एक विधा है एकांकी। एकांकी नाटक से बिल्कुल अलग है। नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं और एक मुख्य कथानक यानी कहानी को अग्रसर करने के लिए उसमें छोटी छोटी कहानियां या घटनाएं शामिल की जाती है, जिसको अलग अलग दृश्यों में, अलग अलग अंकों में, अलग अलग एपिसोड में विभक्त कर दिया जाता है और वो लंबे समय तक चलता है। लेकिन एकांकी के अंदर एक कथानक को पूर्णता की ओर ही ले जाया जाता है, जिसमें कम पात्र होते हैं और उनके कम संवादों के माध्यम से वो कथानक जो है न केवल पूर्णता की ओर जाता है बल्कि एक अलग सोशल मैसेज भी देता है, सामाजिक सीख या शिक्षा भी वहां से प्रेक्षित करता है। इसी साहित्यिक विधा का नाम है एकांकी। हमने पढ़ा कि हबीब तदवीर ने बहुत सारे नाटक लिखे, तो नाटक के अलावा उन्होंने एकांकी भी लिखी, यानी जिसमें कम पात्र, कम चरित्र और छोटा सा कथानक होता है, जिसमें एक या दो एपिसोड या अंक या दृश्य होते हैं और उसी में उस कहानी को नाट्य रंगमंच पर प्रस्तुत कर दिया जाता है, वह कहलाती है एकांकी। यानी कारतूस पाठ किस साहित्यिक विधा में लिखा गया? एकांकी में लिखा गया। एक अंकों वाली, यानी जिसमें कम दृश्य, कम अंक, कम एपिसोड होते हैं और एक ही स्टोरी होती है जो जल्दी जल्दी पात्रों के द्वारा संवाद के माध्यम से अभिनय करते हुए, रोल प्ले करते हुए, एक्ट करते हुए नाट्य रंगमंच पर लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। उसी को कहा जाता है एकांकी, जिसके अंदर चार पात्र हैं, कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और सवार है। ये पूरी एकांकी कितने मिनट की है? 5 मिनट की। किस समय से संबंधित है? समय है 1799, यानी 1857 से पहले। मैंने अभी आपको बताया कि क्रांति की चिंगारी, क्रांति के बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगे थे, यानी छोटी मोटी घटनाएं घटित होने लगी थी जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना शामिल थी। तो समय दिया गया 1799, रात्रि का पहर था और जगह थी गोरखपुर के जंगल, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और गोरखपुर के जंगल में एक तंबू या टेंट बनाया गया, जो खेमा था किसका? कर्नल कॉलिंज का। कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, जिसमें दो अंग्रेज बातें कर रहे हैं, एक तो कर्नल कॉलिंज और एक उसका जो चापलूस है लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर वो है, चांदनी जो है छिटकी पड़ी है, रात्रि का समय है, चंद्रमा की चांदनी फैली हुई है और टेंट के अंदर, तंबू के अंदर, उस खेमे के अंदर लैंप जल रहा है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स कौन है? एक है कर्नल तौशिक। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कर्नल वाली जो लाइन है वो आप रीड करोगे। तौशिक अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कर्नल की जो लाइन है वो आप रीडिंग करोगे। तौशिक अनम्यूट कीजिए बेटा। यस मैम। ठीक है, अनम्यूट ही रखना, जैसे ही कर्नल वाली लाइन आए और उसकी रीडिंग आपको करनी है। ठीक है? यस मैम। अर्नव माथुर, लेफ्टिनेंट वाली लाइन आपको रीड करनी है। ओके मैम। ठीक है बेटा।
और अगली लाइन है जिसमें आता है सवार। सवार इस एकांकी का मुख्य अभिनेता है, जो और कोई नहीं बल्कि वजीर अली है। ठीक है, तो प्रणव अरोड़ा, यस मैम। ये लाइन आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, बीच में एक पात्र और आता है, वो है सिपाही, जिसे गोरा कहा गया है। गोरा यानी वे व्यक्ति जो खेमे के बाहर उन अधिकारियों को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। तो वो जो लाइन है वो रीडिंग करेंगी यहाँ पे मिलिंद भाटी। यस मैम। ठीक है, तो जैसे ही आप पूरे चैप्टर में ध्यान देते चलना, जैसे जैसे आपकी लाइन आए वैसे वैसे आप उसकी रीडिंग करना। अपने आप को अनम्यूट ही रखना, म्यूट मत करना। ठीक है, बीच में जो ब्रैकेट में लाइन है वो मैं रीडिंग कर रही हूँ। हाँ प्रणव, अपने आप को म्यूट मत करना बेटा। प्रणव। यस मैम। ठीक है, ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिर बाकी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं इस क्लास में, और इसी क्लास के अंदर अपने इस चैप्टर को एकांकी के रूप में हम पढ़ रहे हैं। जिसके डायलॉग हैं, जिनको बताया गया है, वो अपने अपने डायलॉग पढ़ेगा और कोई बीच में नहीं बोलेगा। सबसे पहले बात आती है कर्नल की। तो हमने देखा एक खेमे के अंदर कर्नल और लेफ्टिनेंट है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। चांदनी बिखरी हुई है और साथ में लैंप की रोशनी है। तो कर्नल बात करता है। कर्नल कहिए, क्या कह रहे हैं आप? जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट उसी बात का जवाब देता है। लेफ्टिनेंट क्या कहता है? हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये अली आदिम है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। इस पंक्ति को रेखांकित कीजिएगा। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। ये कथन किसका है? लेफ्टिनेंट का है। किससे कहा गया? कर्नल से कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वजीर अली इतना सामर्थ्यवान था कि पूर्ण अंग्रेजी सेना के पहुंच के बाहर था, वो उनके हाथ ही नहीं आ रहा था। तो अब लेफ्टिनेंट की बात सुनकर कर्नल उसकी बात का जवाब देता है और क्या कहता है कर्नल? उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। रेखांकित अंग्रेजों कीजिएगा, रॉबिन हुड कौन है, रेखांकित कीजिएगा। अभी हम जब ये पूरा डायलॉग पूरा हो जाए उसके बाद आपको समझाते हैं कि वजीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। कर्नल बता रहा है क्यों। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। बिल्कुल सही कर्नल ने कहा। भाई वास्तव में उसके अफसाने सुनकर तो हमें रॉबिन हुड की याद आती है। रॉबिन हुड कौन था? रॉबिन हुड भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी। वो अंग्रेजों की अत्याचार से पीड़ित लोगों की जानबूझ के चलकर आगे बढ़कर मदद करता था और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना धारण किए हुए उन्हें भारत से खदेड़ निकालने के प्रयास कर रहा था। कुछ ऐसे ही प्रयास किए किसने? वजीर अली ने। क्यों? क्योंकि एक राज्य का नाम आया है, वो है अवध। अवध के सिंहासन पे वजीर अली ने सिर्फ 5 महीने शासन किया और इस 5 महीने के शासन में उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर दिया, यानी पवित्र कर दिया। अंग्रेजी असर को वहां से खत्म कर दिया और इस कार्य में वो कामयाब भी हो गया। लेकिन आपको पता है कि जब जब अंग्रेजों के खिलाफ जिस व्यक्ति ने भी सिर उठाने की जरूरत की, अंग्रेजों ने उसका सिर कलम कर देने की महारत हासिल कर रखी थी और फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से वो अपने इस उद्देश्य को अंजाम भी देते चल रहे थे। अब कर्नल की बात सुनी तो लेफ्टिनेंट क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट। कर्नल कालिन, ये सादत अली कौन है? हाँ जी कर्नल बताओ, सादत अली कौन है? अभी मैंने आपको नाम बताया। राज्य था अवध। अवध राज्य का मुख्य शासक था आसिफ उद्दौला। ध्यान से सुनिएगा, अभी कर्नल भी इस बात को बताएगा कि अवध के राज्य का शासक था आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला का भाई था सादत अली और वजीर अली का और आसिफ उद्दौला का दुश्मन। असल में नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ किसी भी लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए जब वजीर अली का जन्म हुआ तो सादत अली ने उसे अपनी मौत ख्याल किया। तो ध्यान से सुनो, राज्य का नाम है अवध, उसका शासक है आसिफ उद्दौला। उसके यहाँ पहले कोई औलाद नहीं थी, यानी कोई बेटा नहीं था। तो आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था सादत अली। तो अंग्रेजों ने सोचा
जब आसिफउद्दौला मारा जाएगा तो सादत अली को हम राजा बना देंगे, और सादत अली को राजा बनाने के बाद हमारा उद्देश्य वहां पर सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वजीर अली का जन्म हो गया, इसलिए सादत अली को न बिठा करके लोग ये कहने लगे कि अब उत्तराधिकारी कौन है, वजीर अली। इसलिए सादत अली ने कहा कि ये वजीर अली का क्या जन्म हुआ, इसकी पैदाइश तो मेरे लिए मौत के बराबर है। तो कर्नल बताइए कौन था सादत अली? आसिफउद्दौला का भाई था, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। अब लेफ्टिनेंट फिर से कहते हैं, कहिए क्या क्वेश्चन करते हैं लेफ्टिनेंट? मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? मसलेहत का अर्थ होता है बेटा क्या उद्देश्य था, इसका क्या कारण था कि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठा दिया। तख्त यानी सिंहासन पर, गद्दी पर क्यों बिठाया? तो कर्नल कहता है, देखो क्या कह रहा है, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए अपनी आधी मुमलिकत दे जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। कर्नल ने कहा, भाई सादत अली और कोई नहीं, हमारा दोस्त है, बहुत ऐशो आराम पसंद आदमी है। हमने जब उसको अवध का सिंहासन दिया है तो उसने आधी से ज्यादा जायदाद, मुमलिकत यानी जायदाद दे दी और 10 लाख रुपए नगद दे दिए। अब वो भी मजे करता है और हम भी मजे करते हैं। तो लेफ्टिनेंट फिर से आगे बात कहता है, लेफ्टिनेंट कहिए। सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। भाई मैंने सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के शासक जिसका नाम है शाह जमा, उसको भी हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। क्यों दे रहा था? क्योंकि वजीर अली को लगा रहा था कि हमारी शक्ति थोड़ी कम है, अगर अफगानिस्तान के शासक शाह जमा को भी यहाँ पर आक्रमण के लिए बुला लिया जाए तो हम लोगों की शक्ति हो जाएगी डबल, मिलकर एक ताकत के रूप में हम उभरेंगे और अंग्रेजों का सामना करेंगे। तो कर्नल क्या कहता है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई लोगों ने ऐसा प्रयास किया और वजीर अली के बाद भी किया। तो देखो कर्नल क्या बताता है। अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। 3 जनों के नाम आए हैं बेटा। सबसे पहला तो टीपू सुल्तान ने ऐसा इनविटेशन दिया अफगानिस्तान के शासक को ताकि भारत पर आकर के आक्रमण करो और हमारे साथ हाथ से हाथ मिला लो, यानी हमारी ताकत एक कर लो और अंग्रेजों से बदला ले लो। दूसरी बार प्रयास किया वजीर अली ने, उसने भी अफगानिस्तान के शासक को दिल्ली आक्रमण के लिए बुलाया। और तीसरा प्रयास किया शमसुद्दौला ने। अब ये शमसुद्दौला कौन है? आपको पता है पुराने समय में 2 ही राज्य ज्यादा पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे, एक अवध का राज्य और दूसरा बंगाल का राज्य। ध्यान है 1905 और 1916, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और 1916 में बंग भंग को वापस से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल भी बहुत बड़ा राज्य माना जाता था। तो यहाँ पर पूछा है, शमसुद्दौला का नाम आया तो लेफ्टिनेंट फिर क्वेश्चन करता है। लेफ्टिनेंट क्वेश्चन कीजिए बेटा। कौन शमसुद्दौला? हाँ भाई कौन ये शमसुद्दौला? तो कर्नल जवाब दे रहे हैं, नवाब बंगाल का निस्बती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी। यानी बंगाल का जो नवाब है उसका रिश्ते में भाई लगता है शमसुद्दौला और वो भी बहुत खतरनाक आदमी है। तो लेफ्टिनेंट ने कहा, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। रेखांकित कीजिएगा, ये आगे प्रश्न भी दिया गया है कि ये कथन किसका है कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कंपनी के खिलाफ एक लहर दौड़ जाना यानी कंपनी के खिलाफ क्रांति की चिंगारी सुलगनी शुरू कर देना, ठीक है। और ये क्रांति की चिंगारी धीरे धीरे पूर्णतः एक आग के रूप में उभर कर सामने आने वाली है, ऐसा आभास हुआ। किसको आभास हुआ? लेफ्टिनेंट को। लेफ्टिनेंट कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने भी ऐसा ही प्रयास किया, उसके बाद वजीर अली ने भी यही प्रयास किया और उसके बाद शमसुद्दौला ने भी यही प्रयास किया। यानी इसमें दिया गया है कि ये जो शमसुद्दौला, वजीर अली और टीपू सुल्तान है, इनके जरिए भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावनाएं उठने लगी हैं, यानी एक लहर शुरू हो गई है जिसके द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा है। तो कर्नल क्या कहता है देखो। जी हाँ,
और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्सली के हाथों सब खो बैठेगी। कर्नल ने कहा कि हमने जिस तरह से लॉर्ड क्लाइव, जो बहुत ही शातिर आदमी था, जो वो भारत का लॉर्ड या वायसराय बनकर आया था, तो उस समय बक्सर या प्लासी के जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों में हमने भारतीयों को हरा करके उनकी रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था। तो लॉर्ड क्लाइव के हाथों हमने जो हासिल किया था, अब लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों हम सारा गवा देंगे, क्योंकि धीरे धीरे पूरे भारत में क्रांति या विरोध की लहर शुरू हो चुकी। तो लेफ्टिनेंट फिर से क्वेश्चन करता है, क्या कह रहा है देखो। वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल कहता है सही है, गिरफ्तार तो करना जरूरी है और हम इसका प्रयास भी कर रहे हैं। सही है कर्नल। पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके हाथ चंद जाबाज है, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। रेखांकित कीजिएगा, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम, यानी संख्या में तो थोड़े से ही लोग हैं, लेकिन दमखम यानी उनकी पावर बहुत ज्यादा है, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, उनका सामर्थ्य बहुत ज्यादा है कि कम संख्या में होने के बावजूद भी वो पूरी अंग्रेजी सेना की आंखों में धूल झोंक रहा है, जंगलों में घूम रहा है, लेकिन अंग्रेजी सेना के हाथ से बाहर है। अब लेफ्टिनेंट क्या कह रहा है देखो। सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। जाति तौर पे यानी पर्सनली, यानी व्यक्तिगत तौर पे भी वो बहुत ताकतवर आदमी है, यानी एक अकेला भी वो कितने लोगों का सामना कर सकता है। तो कर्नल क्या कह रहा है देखो। बहादुर ना होता तो यू कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। अरे, इसका मतलब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील की भी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया सरेआम। क्या घटना थी? लेफ्टिनेंट क्वेश्चन कर रहा है। क्या क्वेश्चन करता है लेफ्टिनेंट? ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल इसका जवाब देते हैं कि क्या किस्सा हुआ था। तो ध्यान से सुनना पहले मेरी बात को। अवध का राज्य था, आसिफउद्दौला था। आसिफउद्दौला मरा तो अंग्रेजों ने अपने चमचे या अपने चापलूस सादत अली को शासक बना दिया और वहां के असली उत्तराधिकारी वजीर अली को वहां से बेदखल कर दिया। वजीर अली को बेदखल करके बनारस भेज दिया, ठीक है। और बनारस भेजकर उसको 3 लाख रुपए हर साल वजीफा यानी सहायता राशि, सहायता हेतु दिया गया पैसा, वो देना मुकर्रर किया, यानी निश्चित कर लिया, ठीक है। फिर वजीर अली को गवर्नर जनरल ने फिर आदेश जारी किए और उसको बनारस से हटाकर कलकत्ता भेज दिया। वजीर अली ने सोचा यार ये ठीक है, कभी मेरे को अवध से मेरा राज्य छीन करके बनारस भेज देते हैं, बनारस में भी टिकने नहीं देते, वहां से फिर कलकत्ता भेज रहे हैं। वो परेशान होकर, असंतुष्ट होकर अपनी शिकायत करने गया। बनारस में ही एक वकील था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील था। वकील ने क्या किया, वो तो वजीर अली तो शिकायत कर रहा है और शिकायत पर ध्यान दिया नहीं, बल्कि वजीर अली को ही बुरा भला कह दिया। तो वजीर अली के मन में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वकील भी उसकी असंतुष्टि का कारण नहीं सुन रहा था और खुद ही उसे भला बुरा सुना रहा था, तो उसने खंजर लिया और तुरंत वकील का काम तमाम कर दिया, उसको ठंड पिला दी, उसको वहीं शांत कर दिया। तो इस तरह से सरेआम उसने वकील की हत्या करी। तो अब कर्नल आप बताइए क्या किस्सा हुआ था। किस्सा हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गए तो बनारस में रहता था और उसने शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसके कलकत्ता में यूं तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी, उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लो जी, अपना तो काम हो गया। अब जैसे ही उसने कंपनी के वकील की हत्या करी, लेफ्टिनेंट फिर से क्वेश्चन करता है, और भाग गया? कर्नल बताओ, भाग गया क्या? कहाँ भागा, कैसे भागा, किन की मदद से भागा? अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़, हाँ, आजमगढ़ की तरफ भागा। आजमगढ़ आजमगढ़ में हुक्मरा ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये खान का नाम है, ध्यान दीजिएगा। कर्नल बता रहे हैं कि वो अपने जान इशारों यानी अपनी जान को न्योछावर करने वाले चंद साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भागा
आजमगढ़ के जो हुक्मरान थे, यानी वहां के जितने भी अधिकारी थे या राजे महाराजे थे, उन लोगों ने वजीर अली और उनके साथियों को अपनी हिफाजत में कहां पहुंचाया? एक दूसरे स्थान का नाम दिया है, घाघरा नामक स्थान पर पहुंचाया। वहां पर घने जंगल थे। अब ये कारवां यानी उन लोगों का समूह इन्हीं जंगलों में कई सालों से भटक रहा है और इन्हीं जंगलों में कर्नल अपने खेमा डाले हुए वजीर अली और उनके साथियों को गिरफ्तार करने की फिराक में बैठा है। लेफ्टिनेंट फिर से क्वेश्चन करता है, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि किसी अच्छा, तरह सरल, सहज, सुबोध, प्रभावशाली, मुहावरेदार है और आकर्षक है। तो इसमें दिया गया है कि भाई वजीर अली की स्कीम क्या थी, प्लानिंग क्या थी उसकी, तो कर्नल बता रहे हैं क्या है स्कीम, कर्नल बताओ। स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, शहादत अली को अपने उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ध्यान दीजिएगा, पहले तो उसने अफगानिस्तान के शासक को भी अपने ऊपर अटैक करने के लिए दावत दे दी, क्योंकि उसको पता था अफगानिस्तान के शासक उसके फेवर में रहेंगे और अंग्रेजों के विरोधी रहेंगे, तो इनकी ताकत एक हो जाएगी। दूसरी ओर वो नेपाल भी जाना चाह रहा था, ताकि नेपाल पहुंचकर वहां के राजा से सहायता ले सके और अपनी ताकत को बढ़ा सके, ताकि इस ताकत के जरिए वो अवध के राजा शहादत अली को वहां से हटा दे, खुद अवध पर कब्जा कर ले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल फेंके। अब लेफ्टिनेंट क्या कह रहे हैं? नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। लेफ्टिनेंट कह रहे हैं भाई नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, शायद वो पहुंच भी गया हो। तो कर्नल क्या कहता है? हमारी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। तभी एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है और कर्नल उठकर बोलता है। कर्नल बोलो, क्या बात है? अब गोरा की लाइन जिस भी विद्यार्थी को दी है वही उस लाइन को पढ़ेगा। गोरा यानी वो सिपाही जो उनके बाहर सिक्योरिटी दे रहा है। गोरा कहिए बेटा। दूर से गर्द दिखाई दे रही है। गर्द का अर्थ होता है धूल, मिट्टी। दूर से बहुत मिट्टी उठती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नल क्या कहता है? सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। उसी समय सिपाही सलाम करके वहां से चला जाता है और लेफ्टिनेंट जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ है वो कहता है। लेफ्टिनेंट कहिए। गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि मुझे तो एक ही सवार नजर आता है और मिट्टी ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा का पूरा समूह आ रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर कर्नल खिड़की के पास जाता है और कहता है हाँ, एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। ठीक है। तभी लेफ्टिनेंट कहता है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है और कर्नल सिपाही से कहता है, बोलो कर्नल। सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। तभी सिपाही सलाम करके चला जाता है और लेफ्टिनेंट कहता है सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। यानी वो कहता है शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये कहीं और नहीं जा रहा, सीधा हमारी तरफ आ रहा है। तभी घोड़े के टापों की आवाज उसके करीब आकर रुक जाती है और वो सवार जो है वो बाहर से बोलता है। सवार बोलो। सवार प्रणव। यस मैम। बोलो बेटा। मुझे कर्नल से मिलना है। सिपाही चिल्लाकर कहता है। गोरा बहुत बोलो। खूब। हाँ, सवार कहता है बाहर से सी यानी देखो। तभी वो जो गोरा है वो अंदर आकर के अपने कर्नल से कहता है, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। तो कर्नल कहता है भेज दो। लेफ्टिनेंट कहता है ये वजीर अली का कोई आदमी है जो हमसे मिलकर के उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है। कर्नल कहता है खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। तो कर्नल कहता है, बोल भाई कर्नल। साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल कह दें। तन्हाई का अर्थ है यानी एकांत। मुझे यहाँ एकांत चाहिए। तो कर्नल कहता है आप अपनी राजे दिल कह दो, यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन सवार फिर से कहता है दीवार हमगोश दारद, यानी दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मुझे पूर्ण तन्हाई खेमे में चाहिए। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। और जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रहते हैं तभी थोड़ा सा सोच विचार कर चारों ओर देख करके सवार कहता है, सवार बोलो जल्दी।
आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल। कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार। लेकिन इतना लाव लश्कर लावलश्कर क्या मायने? यानी इतनी सेना रखने का क्या मतलब है? कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार। वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। क्यों? वो एक जाबाज सिपाही है। मैंने भी ये सुन रहा है। आप क्या चाहते हैं? चंद कारतूस। किस लिए? वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर वो बाहर चला जाता है और टापू का शोर सुनाई देता है। कर्नल सन्नाटे में अक्का बक्का खड़ा रहता है। लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कहता है कौन है? तभी कर्नल दबी जबान से कहता है एक जाबाज सिपाही। यानी वो और कोई नहीं बल्कि वजीर अली था, जो कर्नल के खेमे में घुसकर कर्नल के हाथों से कारतूस बरामद करने में कामयाब होता है और वहां अपना परिचय देकर चला जाता है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये एकांकी अच्छे से समझ आई होगी। कल हम इसके प्रश्नोत्तर का एक अभ्यास करेंगे।